हेलो एवरीवन। मैं अपने अगली प्रस्तुति भारतीय संविधान वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में मैंने जो पहले 5 वीडियो जो डाले हैं, जो मौलिक अधिकारों, रिट याचिकाओं और भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित हैं, से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पहले के 5 वीडियो भारतीय संविधान विभिन्न प्रकार की रिट याचिकाएं, दूसरा भारतीय संविधान मौलिक अधिकार भाग 1, इसमें मैंने समानता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार की वर्तमान वस्तु स्थिति की चर्चा की है। तीसरा वीडियो मेरा भारतीय संविधान मौलिक अधिकार भाग 2, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी संवैधानिक प्रावधान और निवारक निरोध से संबंधित अध्ययन सामग्रियां मैंने प्रस्तुत किया है। मेरा जो तीसरा वीडियो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार भाग 3 है, इसमें मैंने शोषण के विरुद्ध अधिकार, पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार और मूल अधिकारों को उपांतरित या निर्बंधित, निलंबित करने की संवैधानिक शक्ति क्या है, इन विषयों पर मैंने अध्ययन सामग्रियां प्रस्तुत किया है। मेरा जो 5वां वीडियो है वो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। अब थोड़ा सा प्रश्नों की प्रकृति पर चर्चा कर लें। भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो प्रश्नों की प्रकृति ये होती है कि वो विभिन्न अनुच्छेदों के प्रावधानों से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो किस अनुच्छेद में कौन सी बात लिखी हुई है, इसका अध्ययन जरूरी होता है। दूसरा ये होता है कि विभिन्न प्रावधानों से संबंधित विवरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, कथन, कारण, स्टेटमेंट्स, सही गलत, इस तरह से। कुछ प्रश्न जो होते हैं, जैसे कि कुछ मौलिक अधिकार, जैसे आपको मैं बताऊं कि 6 मौलिक अधिकारों की जो बात संविधान में कही गई है, इसके अलावे भिन्न भिन्न समय पर उच्चतम न्यायालय इन अधिकारों की व्याख्या करता है और कई अन्य मौलिक अधिकार इससे बाहर निकलते हैं। चौथा, कि विभिन्न प्रावधान जो हैं संविधान के, उनके अनुप्रयोग से अप्लाइड फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इन प्रश्नों पर एक नज़र डालें। जैसे पहला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? स्पष्ट है, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो में उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्रियों का अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, तो आप निश्चित रूप से इसका उत्तर दे सकते हैं। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से अपनाई गई है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, विधियों का समान संरक्षण अभिव्यक्ति भारतीय संविधान के में किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, यूएसए। तीसरा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है? स्पष्ट है कि जो पहला अनुच्छेद है समानता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14, उसमें इन दोनों बातों की विवेचना की गई है। चौथा, सार्वजनिक नियोजनों के संबंध में आरक्षण के प्रावधान की विवेचना संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? अगर आपने अध्ययन किया होगा मौलिक अधिकारों से संबंधित, तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अनुच्छेद 16(4) यह नियोजनों के संदर्भ में आरक्षण का प्रावधान करता है। 5वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान देश के नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। 6 स्वतंत्रता जो है सो दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा। छठा, प्रस्तुत प्रश्न में अब जरा कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तुत प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं,
विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 कहता है कि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कथन 2 है कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में दिए गए वाक एवं अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में अंतर्निहित है। अब विकल्पों के आधार पर देखें। पहला है कि कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। कथन 2 सही है जबकि कथन 1 गलत है। तीसरा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। और चौथा ऑप्शन है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में अलग कोई प्रावधान नहीं किया गया है अलग से, और यह वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है 19(1) का आर्टिकल में, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित है और जो निर्बंधन अधिरोपित किए गए हैं प्रेस की स्वतंत्रता भी उन्हीं निर्बंधनों के अधीन है। इसलिए सही विकल्प ग है। दोनों ही कथन सही है और 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। 7वां प्रश्न, एक व्यक्ति को उसके एक विशेष धर्म का होने के कारण उसे एक सार्वजनिक संस्थान में नौकरी प्रदान नहीं की गई। उस व्यक्ति के कौन से मौलिक अधिकार का हनन हुआ है? अब देखिए, ये अप्लाइड फॉर्म में पूछा गया प्रश्न है। उसके समानता का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, या उपरोक्त तीनों स्वतंत्रताओं का हनन हुआ है। निश्चित रूप से जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर नियोजन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो समानता का अधिकार है। गौर करें, इसलिए इसका सही उत्तर समानता के मौलिक अधिकार का उसका उल्लंघन हुआ है। 8वां प्रश्न देखें। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा के साथ ही कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? निश्चित रूप से कि 352 के अधीन जैसे ही आपात की उद्घोषणा होती है, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रदान की गई 6 स्वतंत्रताएं जो हैं वह अपने आप निलंबित हो जाएंगी। अन्य अधिकारों को संसद चाहे तो प्रस्ताव पारित करके उसको निलंबित कर सकती है। आगे बढ़ें। 9वां प्रश्न है, कौन से मौलिक अधिकार का किसी भी स्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता? ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्रदान की गई दैहिक स्वतंत्रता का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। 19 तो स्वतः निलंबित हो जाता है 19(1), और अन्य स्वतंत्रताओं को 20-21 को छोड़ करके अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उनको संसद चाहे तो प्रस्ताव पारित करके निलंबित कर सकती है। लेकिन 20 और 21 के अंतर्गत जो दैहिक स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान किए गए हैं उनका निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। 10वां, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है और अब यह एक कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार मात्र रह गया है? स्पष्ट है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और भाग 12 में 300 क एक नया अनुच्छेद जोड़ करके इसके प्रावधान उसमें डाल दिए गए। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। 11वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा और कौन से कथन सही हैं? अब जरा देखिए, अगर आपने अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से आप इसका जो है सो उत्तर आसानी से दे पाएंगे। पहला, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रदान की गई स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। दूसरा, अन्य मौलिक अधिकारों को संसद उद्घोषणा द्वारा निलंबित कर सकती है।
आपात की उद्घोषणा के दौरान सरकार के द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दिशा में न्यायालयों से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता है। चौथा, आपात उद्घोषणा की समाप्ति के साथ ही अनुच्छेद 19(1) पुनर्जीवित हो जाता है। निश्चित रूप से ये चारों ही कथन सही हैं। इन सारे बातों की विवेचना मैंने अपने मौलिक अधिकारों से संबंधित वीडियो में किया है। आगे बढ़ें। 12वां, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करते हुए इसके प्रावधान संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में रखे गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि भाग 12 के अनुच्छेद 300 का जो नया अनुच्छेद जोड़ करके संपत्ति के संबंधी जो अधिक प्रावधान थे उनको इसमें रख दिया गया है। 13वां, कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। निश्चित रूप से प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। 14वां प्रश्न कि दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधानों की विवेचना किस अनुच्छेद में की गई है। निश्चित रूप से अनुच्छेद 21 तथा 22। आगे बढ़ें। निवारक निरोध क्या है। तो इसमें देखिए, पर्याप्त साक्ष्य के साथ किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी है। निश्चित रूप में ये जो है सो निवारक निरोध नहीं है। साक्ष्य के बगैर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और लेकिन साक्ष्य के बगैर इस आशंका पर गिरफ्तारी कि यदि व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह दोषपूर्ण कार्य करेगा। तो ऑप्शन ग विस्तृत रूप से निवारक निरोध की व्याख्या करता है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर ग होगा। 16, न्यायालयों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का स्रोत क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है कि संविधान के प्रावधानों के से अलग हटते हुए अगर कोई विधि अधिनियमित की जाती है, कानून बनाया जाता है, तो न्यायालय उसे विधिमान्य गैर विधिमान्य घोषित कर सकते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 में प्रदान की गई है न्यायालयों को। 17, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू, जैसा कि पहले बताया गया है आपको कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, क्योंकि वहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता है। याद रखें, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में न्यायिक सर्वोच्चता है। 18वां प्रश्न, देश के उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने के अधिकारिता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय को और आर्टिकल 226 में देश के उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की अधिकारिता प्रदान की गई है। तो सही उत्तर अनुच्छेद ग है, क्योंकि उच्च न्यायालयों के संबंध में यह प्रश्न है। यहाँ पर सावधानी बरतें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जैसे ही रिट की बात देखते हैं तो अनुच्छेद 32 जवाब अपना उत्तर दे देते हैं। 19वां प्रश्न कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई स्वतंत्रता को सुरक्षित करने हेतु जारी किया जाता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसी को सुरक्षित किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से। 20वां प्रश्न कि निम्न में से किन परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं किया जा सकता है। इस बात की विवेचना भी रिट याचिकाओं से संबंधित वीडियो में की गई है। पहला, संबंधित न्यायालय के अधिकारिता से बाहर किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई रिट जारी नहीं किया जा सकता। जिस न्यायालय से हम रिट की मांग कर रहे हैं और यह रिट एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है, तो यह रिट वो न्यायालय जारी नहीं कर सकता। न्यायालय द्वारा कारावासित किसी व्यक्ति को मुक्त करवाने हेतु अगर न्यायालय ने
उचित विचारण के उपरांत किसी व्यक्ति को कारावास की सजा दी है तो उस व्यक्ति को मुक्त करवाने के लिए ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। अगर किसी का न्यायालय अथवा संसद की अवमानना की कार्यवाही में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वाने के लिए भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायालय जारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सही उत्तर, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं किया जा सकता। अब एक अप्लाइड फॉर्म में एक प्रश्न आप गौर करें कि केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक व्यक्ति की द्वितीय अपील की सुनवाई करने से बिना किसी आधार पर मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जो व्यथित व्यक्ति है को न्यायालय से कौन सा रिट प्राप्त होगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इस मामले में सेकेंड अपील, द्वितीय अपील जो है सो केंद्रीय सूचना आयोग में दाखिल की जाती है केंद्रीय लोक प्राधिकरणों के विरुद्ध, और केंद्रीय सूचना आयोग का यह कार्य है कि वह द्वितीय अपील की सुनवाई करे। लेकिन बगैर किसी आधार के उसने जो है सो एक व्यक्ति की द्वितीय अपील की सुनवाई करने से मना कर दिया। आप लोगों को पता है कि केंद्रीय सूचना आयोग एक सेमी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, अर्ध न्यायिक निकाय है। ऐसे में उसे कौन सा रिट न्यायालय से प्राप्त होगा? निश्चित रूप से उसे परमादेश प्राप्त होगा, क्योंकि परमादेश क्या है कि जो संविधान या विधि के द्वारा जो दायित्व किसी अर्ध न्यायिक या न्यायिक निकाय को सौंपा गया है और वह अपना दायित्व माने पूरा करने से मना करता है तो परमादेश रिट जारी करके उससे कहा जाता है कि वह इस कार्यवाही को करे। तो ऐसी स्थिति में परमादेश रिट उसे प्राप्त होगा या परमादेश रिट के लिए वह न्यायालय में अप्रोच करेगा। 22वां प्रश्न, किसी संवैधानिक अथवा विधि द्वारा स्थापित पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की वैधता की जांच किस रिट के माध्यम से न्यायालय कर सकते हैं? आपने अध्ययन किया होगा। निश्चित रूप से इसका उत्तर अधिकार परीक्षा है। 23वां प्रश्न, किसी न्यायालय द्वारा अधिकार के आधिक्य में किए गए कार्य को समाप्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? मैंने पहले भी बताया है कि इसमें जो कार्य अधिकार के आधिक्य में किया जाता है, मतलब जो अधिकार क्षेत्र नहीं है और उससे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के कोई न्यायिक निकाय या अर्ध न्यायिक निकाय जो है कोई निर्णय दे देता है, तो ऐसे निर्णय को समाप्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है और वो ऐसा कार्य नहीं करे इसके लिए प्रतिषेध है। तो 23वें प्रश्न का उत्तर उत्प्रेषण है। 24वां, उच्चतम न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में रिट जारी करने की अधिकारिता प्रदान की गई है? चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट है तो निश्चित रूप से इसका उत्तर अनुच्छेद 32 होगा, क्योंकि 226 आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है। इसलिए 24 का सही उत्तर ख यानी कि अनुच्छेद 32 है। 25वां, कि किस रिट के माध्यम से किसी प्राधिकार अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जो उसे संविधान अथवा किसी विधि द्वारा प्रदान की गई शक्ति से बाहर है। माने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य करने को रोकने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो प्रतिषेध है, और कार्य जब कर दिया जाता है तो उसे रोकने के लिए उत्प्रेषण होता है। इस बात की स्पष्ट विवेचना रिट याचिकाओं से संबंधित जो वीडियो है उसमें किया गया है। इसलिए 25वें प्रश्न का उत्तर प्रतिषेध है। 26, संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? बताया जा चुका है आप लोगों को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसी तरह 27वें प्रश्न का उत्तर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? क 13 दिसंबर 1946 को। 28वां, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है?
इस बात की भी विवेचना की गई है। ये जो है सो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है सो लिया गया है इसका विचार। 29वां प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से अपनाई गई है, इस बात की भी चर्चा की गई है। यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई गई है। प्रश्न 30 कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। निश्चित रूप से प्रस्तावना शुरू ही होती है हम भारत के लोग, तो भारत के लोग ही संविधान की शक्ति के स्रोत हैं, क्योंकि उन लोगों ने ही संविधान का निर्माण किया, अंगीकृत किया और आत्मार्पित किया है। इसलिए भारतीय संविधान की शक्ति के स्रोत भारत के लोग हैं। 31वां प्रश्न कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किए गए थे। स्पष्ट है 42वां संविधान संशोधन, आप लोगों को भी पता होगा। अब देखिए कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या विभिन्न मामलों में जब उच्चतम न्यायालय ने किया है तो बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनका उल्लेख भाग 3 में नहीं है। इसी जैसे प्रश्न है 32 कि विदेश यात्रा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की व्याख्या से निकला हुआ एक मौलिक अधिकार है। निश्चित रूप से आप जान लें कि ये अनुच्छेद 21 की व्याख्या से निकला हुआ एक मौलिक अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार। इसी तरह एकांतता अथवा निजता, प्राइवेसी का अधिकार जो है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की व्याख्या से निकला हुआ एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) घ एवं अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 एंड 19(1) डी, याद रखें आप इसे। इसी तरह सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की व्याख्या से निकला हुआ एक मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार को भी मौलिक अधिकार के रूप में उच्चतम न्यायालय ने व्याख्यायित किया है, इसकी व्याख्या की है। तो अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत जो है सो यह एक मौलिक अधिकार बताया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अब 35वां प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की विवेचना की गई है। निश्चित रूप से भाग 3। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन है, 12 से लेकर के 35 तक। इसलिए 36 प्रश्न 36 का सही उत्तर क। 37 मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जैसे 19(1) क में जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं उसमें जो है 19(2) से लेकर के 19(6) तक में वो निर्बंधन के आधार बताए गए हैं। इसी तरह 38वां प्रश्न कि समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन है। पता है आपको 14 से लेकर के 18 तक में समानता के मौलिक अधिकार की विवेचना की गई है। और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। निश्चित रूप से उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों, क्योंकि मौलिक अधिकारों के हनन की दशा में आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी रिट जारी करने की अधिकारिता प्रदान की गई है। तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, इसका सही उत्तर होगा क। चौथा 40वां कि बच्चों के शोषण को रोकने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। अनुच्छेद 24 यह कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संकट वाले किसी भी प्रतिष्ठान में नियुक्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो दिए जाते हैं उनको आप अवश्य पढ़ें, लेकिन सबसे पहले विषय की जानकारी, बेसिक जानकारी आपको होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्नों को घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो अगर आपको विषय का
आधारभूत बेसिक जानकारी अगर आपको है तो आप उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो मैंने जो भी अध्ययन सामग्रियां आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, एक बार आप उसका पूरा अध्ययन अवलोकन अवश्य करें, क्योंकि उसमें से और भी कई ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जिनका उत्तर आप उनके अध्ययन के पश्चात आसानी से दे सकते हैं। तो बेसिक जानकारी आप अवश्य लें। और दूसरी बात कि विद्वान होने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। आप व्यावसायिक होकर के पढ़ें ताकि आपको आसानी से नौकरी प्राप्त हो जाए। तो बी प्रोफेशनल। दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने इसमें दिया है। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसे देख करके आप उसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगती है और आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संबंधित तथ्यों मूल कर्तव्यों से संबंधित मेरी अगली प्रस्तुति आपको आसानी से प्राप्त हो सके।